हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। इंटरमीडिएट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इफेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेरण प्रभाव। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट करता क्या है कि जो कार्बन चेन है उसके थ्रू सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है। ठीक है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि एक तो परमानेंट है, परमानेंट मतलब स्थायी रूप से है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। जो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात क्या है कि कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। तो परमानेंट शिफ्ट है और इलेक्ट्रॉन कौन से शिफ्ट हो रहे हैं, सिग्मा। किसके थ्रू, कार्बन चेन के थ्रू। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने का रीज़न है वो क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब वो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, परमानेंट, ठीक है, पहली बात स्थायी है। दूसरा किसके थ्रू है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू हो रहे हैं, कार्बन कार्बन चेन के थ्रू। ये जो कार्बन चेन है उसके थ्रू है, कार्बन चेन में आपके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज। अगर हम बात करें कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, प्रेरण प्रभाव है, वो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, किसका डिस्टेंस। तो मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर जो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है वो एक ग्रुप की वजह से लग रहा है, ठीक है। अब वो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, डिपेंड करता है कि ग्रुप की नेचर क्या है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ कि ये मैंने कहा कि ये ग्रुप है, जैसे मैंने कहा कि ये आपके ग्रुप है, ये X। तो अगर मैं इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसमें अभी ये डायरेक्ट जुड़ रहा है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसके बाद मैंने क्या करा, इसको यहाँ कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, इस कार्बन के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप की अगर पोजीशन जो है वो दूर जा रही है या डिस्टेंस दूर जा रहा है तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने क्या देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है परमानेंट है, एक पॉइंट। दूसरा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लग रहा है। तीसरा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लग रहा है, वो भी कैसे, कार्बन कार्बन चेन में। इसके वाला नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है या जो उसका इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर प्लेन। अब यहाँ पर ये शब्द है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर प्लेन। अब यहाँ पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है, देखिए परमानेंट में और पार्शियल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परमानेंट का मतलब क्या है कि वो स्थायी है, मतलब आपको कोई रिएजेंट ऐड करने की या रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए रिएजेंट ऐड करने पे इफेक्ट शो हो रहा है और रिएजेंट हटाने पे इफेक्ट हट रहा है तो वो टेम्परेरी इफेक्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर रिएजेंट ऐड करने या हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब जो इफेक्ट है वो तो है ही है, तो वो हो गया परमानेंट। अब पार्शियल का हिंदी में मीनिंग होता है आंशिक। आंशिक का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट है परमानेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लग रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो क्या है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, या तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है या वो आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो वहां पर क्या है कि जो चार्ज आ रहा है वो पार्शियल आ रहा है, मतलब आंशिक रूप से चार्ज आ रहा है, कि या तो आप कह सकते हैं डेल प्लस आ रहा है या डेल माइनस आ रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि देखिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो कंप्लीट चार्ज आता है, कंप्लीट प्लस या कंप्लीट माइनस। यहाँ पर जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, पार्शियल है। तो क्या आएगा, डेल प्लस आएगा, डेल माइनस आएगा। तो देखिए आपको बेसिक पॉइंट पता चल गए, क्या पता चल गए। पहली बात तो परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन क्या है, थ्रू सिग्मा बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर प्लेन। उसके अलावा कि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है वो क्या है, पार्शियल है, मतलब कंप्लीट चार्ज नहीं आ रहा। इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बेसिक से पॉइंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। एक पॉइंट मैंने नीचे लिख दिया, इंडक्टिव इफेक्ट
इंक्रीजेज एज ग्रुप इंक्रीजेज, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप इफेक्ट लगा रहा है तो एक ग्रुप का इफेक्ट जो है वो कम होगा, जैसे जैसे आप ग्रुप की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका जो इफेक्ट है इंडक्टिव वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रुप की संख्या पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, पार्शियल चार्ज है, और ये आपके बेसिक पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके से, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। अब इसको आप सिंपल समझिए थी कि होता क्या है कि जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, ठीक है। यहाँ पर हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक में एक कंसेप्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट का। देखा जाए तो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने कहा कि ए और बी का बॉन्ड है। अब इसमें अगर मान लीजिए बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव है। लगभग इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है। वहाँ पर क्या है कि हम एक एटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाती है। अब यहाँ पर एक एटम ना बोल के हम एक एटम या ऑब्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जगह इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है। समझ में आई बात। अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन दूसरा ग्रुप जो है वो खींच भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। चलिए दो टाइप के हैं, प्लस आई और माइनस आई। अब प्लस आई की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि ये तो कार्बन चेन हो गई और ये हो गया ग्रुप एक्स। अब ये जो एक्स ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट कब माना जाएगा, कि जब एक्स ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो अगर कोई ग्रुप कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है तो वो प्लस आई इफेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्लस आई। अब यहाँ पर क्या है कि प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, क्यों, क्योंकि इस पर खुद पे प्लस चार्ज आ रहा है। समझ आई बात। तो जो प्लस आई है मतलब इस पर खुद पे प्लस आएगा, क्या आएगा, खुद पे प्लस, तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, कार्बन चेन में माइनस। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो है ओवरऑल प्लस और पूरी चेन पर माइनस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्लस है ये तो पूरा एक्स पे आ गया, अकेला एक्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन दिए पूरी कार्बन चेन को, तो कार्बन चेन पे माइनस आएगा। लेकिन आपने क्या देखा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पे इस पर आ गया डेल -1, डेल -2 और डेल -3। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेल -1 की वैल्यू ज़्यादा है, उसके बाद डेल -2 है और उसके बाद डेल -3। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन एक्स ने दी है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ी है, इस पे, उसके बाद इस पे और उसके बाद इस पे। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है जो चार्ज है उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इक्वल चार्ज नहीं है। अब जैसे मान लीजिए तीनों पे चार्ज जो है बराबर नहीं है, जो पास वाला कार्बन है उस पर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे कार्बन की डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जितना टोटल यहाँ पर माइनस है वो सम किसके बराबर है, प्लस के बराबर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये तीनों की वैल्यू बराबर है। जो पास में है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो दूर जाता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आगे दे रखा ऑर्डर ऑफ प्लस आई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए बाकी तो क्या है कि ये जो चीज़ें छोटी छोटी मैंने आपको बताई ये स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। आजकल आरपीएससी इस टाइप से पूछ रही है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप प्लस आई लगा रहा है और कौन सा ग्रुप माइनस आई लगा रहा है। दूसरी बात, एक तो पता ना कि प्लस कौन सा लगा रहा है और माइनस कौन सा लगा रहा है, इसके अलावा ज़्यादा कौन सा लगा रहा है और कम कौन सा लगा रहा है, ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लस आई के एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं और कौन सा ज़्यादा लगा रहा है और कौन सा कम लगा रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 ऑर्डर दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसका CH3 और उसका H को हम ऐसे मानते हैं कि इसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल है, ना तो प्लस आई है इसका ना माइनस आई है। तो ये कंपैरिजन के लिए दे दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप और 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, इनका ऑर्डर क्या है कि जैसे जैसे आपके 3 डिग्री है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री का है, फिर 1 डिग्री का है और फिर CH3 का है। क्लियर। तो 3 डिग्री का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री का है, फिर 1 डिग्री का, फिर CH3 का। अब यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि कार्बन की संख्या समान है। एक कॉमन सा स्टेटमेंट है कि 3 डिग्री का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। इसके बाद दूसरा दे रखा है प्रोपाइल इथाइल मिथाइल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोपाइल इथाइल मिथाइल से क्या दे रखा है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मिथाइल में 1 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, मतलब आपको स्ट्रेट चेन माननी है।
तो मिथाइल में 1 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन है और प्रोपाइल में 3 कार्बन है। अब देखिए ऊपर और नीचे वाले पॉइंट में डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में 3 डिग्री अलग चीज़ है, 2 डिग्री अलग चीज़ है, 1 डिग्री अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने सिंपल लिखा है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, या चाहते तो आप ब्यूटाइल, पेंटाइल भी लिख सकते हैं, वहाँ पर ये सब 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री। लेकिन कार्बन की संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो ए मिथाइल में 1 कार्बन, इथाइल में 2 कार्बन, प्रोपाइल में 3 कार्बन। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो प्रोपाइल का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है किससे? इथाइल से। इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है किससे? मिथाइल से। और प्रोपाइल से ज़्यादा ब्यूटाइल का हो जाएगा, ब्यूटाइल से ज़्यादा पेंटाइल का हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने केवल कंपैरिजन में कार्बन की संख्या रखी है, ब्रांचिंग नहीं की। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये अलग कंसेप्ट हो गया, ये अलग कंसेप्ट हो गया। इसके बाद मैंने एक कंसेप्ट ले लिया नीचे। अब यहाँ पर मैंने क्या है कि जो कंडीशन है वो क्या रखी? कार्बन की संख्या सेम रखी है। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि कार्बन की संख्या सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक ही कार्बन है और 1 डिग्री अगर आप कह रहे हो नॉर्मली तो वो कम से कम 2 कार्बन होंगे। इसके बाद 2 डिग्री आप कह रहे हो तो कम से कम ओवरऑल 3 कार्बन हो जाएंगे। लेकिन जो लास्ट वाले लिया है तो उसमें क्या है, मैंने 2 चीज़ को कंपेयर कर दिया एक साथ एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लीजिए कि ये टोटल कार्बन मैंने कितने कार्बन की स्पीसीज ले ली? 4 कार्बन की। ठीक है। अब ये जो ग्रुप है, ये जो रेडिकल है, ठीक है, ये क्या है? अब ये हम इसको एज अ पूरे को ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं, कार्बन चेन ट्रीट नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स जो था ये ग्रुप था और ये कार्बन चेन पे इफेक्ट था। अब यहाँ पर ये जो पूरा है ये ग्रुप, ये हमारे लिए एक्स है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये आप अगर देखेंगे तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री है, तो इसमें ये वाला पॉइंट काम आ गया। उसके बाद दूसरा जो है ये अगर आप देखेंगे तो CH3, CH2, CH, CH3 ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इसको मैं अगर स्ट्रेट लिख दूंगा तो वैलेंसी क्या आ जाएगी? बीच में आ जाएगी। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अब क्योंकि ये 2 डिग्री है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। ठीक है। तो 3 डिग्री का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये मैंने वैलेंसी लगा दी, अब ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अब ये 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री। और ये सिंपल ब्यूटाइल ग्रुप है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। तो अब आप यहाँ किसको ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये 3 डिग्री फिर 2 डिग्री, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 1 डिग्री दोनों कम आएंगे, लेकिन अब दोनों में से कौन सा कम आएगा? तो आप ये देखेंगे कि ये जो ब्रांच है ये ब्रांच हो गई है, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो पास आ गया। यहाँ पर ये ब्रांच नहीं है, ये दूर है। क्लियर आ रही है? तो जैसे जैसे अगर आप ब्रांचिंग करते हैं, इसको ओवरऑल को भी अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे ब्रांचिंग कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस कम हो रही है। क्या हो रही है? डिस्टेंस कम हो रही है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे देख लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है डिस्टेंस वाला, तो आप इसको ऐसे देखिए कि ये ग्रुप है 3 कार्बन का मान लीजिए, तो ये CH3 जो है वो जस्ट जिस पे वैलेंसी उस पे है और ये CH3 क्या है? थोड़ा सा दूर है। तो आपके ये पास है इसलिए इसका इफेक्ट ज़्यादा है, ये थोड़ा सा दूर है इसलिए इसका इफेक्ट क्या है? कम है। और ये तो स्ट्रेट चेन ही हो गई। तो यहाँ पर आप इसको ब्रांचिंग से भी देख सकते हैं। जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है। इसके बाद ये 2 ऑप्शन थे जिसमें एक ब्रांच है, तो ये पास में है तो यहाँ डिस्टेंस वाला फैक्टर भी है और ब्रांच वाला फैक्टर भी है। तो यहाँ पर ये ब्रांच होने से क्या है कि ये बिल्कुल पास है, ये थोड़ा दूर है। इसके बाद ये 2 आपने 3 CH3 हो गए तो ये बिल्कुल तीनों पास हो गए। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने क्या देखा कि अगर कार्बन की संख्या सेम है तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई कार्बन की संख्या क्या है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। और अगर कोई ग्रुप है जैसे मान लीजिए CH3 है तो वो पास है या दूर है। इससे ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया लगा सकते हैं। तो जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, वहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। 2 चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक तो कौन से ग्रुप का कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस है या माइनस है। दूसरा उसका ऑर्डर क्या है, किसका इफेक्ट ज़्यादा है और किसका इफेक्ट कम है। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। और ये जो थ्योरेटिकल चीज़ है ये आपके स्टेटमेंट में आ सकती है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए बात करते हैं माइनस आई की। अब माइनस आई की बात करें, अब इसको सिंपल सा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, अब ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका क्या इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है तो आप कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो केवल हम एक एटम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। यहाँ पर हम एक एटम की बात नहीं कर रहे। एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। चलिए वापस आ जाते हैं। माइनस आई की बात करें तो अब क्या कर रहा है जो है, सॉरी यहाँ मैंने डायरेक्शन गलत लिख दी है। यहाँ पर आपके जो है इस पे प्लस है और इस पे माइनस है। तो यहाँ पर माइनस है तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। ठीक है। डायरेक्शन मैंने गलत बना दी गलती से। अब यहाँ पर क्या माइनस आएगा, मतलब जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है तो इस पर डेल माइनस आ गया।
और यहाँ पर ओवरऑल जो कार्बन है उन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल चार्ज आ जाएगा, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब मैंने आपको बताया था डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो जो कार्बन सबसे पास है उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, फिर जैसे जैसे कार्बन दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उन पर चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखा डेल प्लस 1 इक्वल्स प्लस डेल प्लस 2 प्लस डेल प्लस 3 इक्वल्स टू डेल माइनस 3। तो यहाँ पर ये ओवरऑल जो चार्ज है वो किसके बराबर है, डेल माइनस के बराबर है। तो कहने का मतलब है जितना एक पे माइनस आएगा उतना ही ओवरऑल क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। लेकिन माइनस तो केवल एक ही ग्रुप पे आ गया, और जो प्लस है वो पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो पास में उसका चार्ज ज़्यादा है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद वाई क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वाई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ऑर्डर, अब देखिए यहाँ पर ये एक एरो है, ये 2 एरो है और ये 3 एरो है। तो ये बता रहा है इफेक्ट को कि इस पे ज़्यादा इफेक्ट है, फिर उस पर कम है और फिर इस पे कम है। मतलब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फिर ये कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये थोड़ा और कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये बता रहा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसने दिए, इस पे, तो इसका जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइनस चार्ज की बात करें तो भी ऑर्डर यही रहेगा, और प्लस चार्ज की बात करें तो भी ऑर्डर यही रहेगा। ओवरऑल चार्ज ज़्यादा किस पे, जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पर वही वाली बात आ गई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। माइनस आई के ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो माइनस आई के ऑर्डर की बात में क्या हो रहा है, NO2। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर केवल हम एटम की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में। लेकिन यहाँ पर हम एटम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम एटम ऑब्लिक ग्रुप की बात करें तो वहाँ पर ऑर्डर कुछ और हो सकता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अलग अलग बुक्स आप रेफ़र करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ों के ऑर्डर अलग अलग मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक है, जो सबसे कॉमन है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो RPC जिसको फॉलो करती है। तो देखिए यहाँ पर NO2 का जो है वो ज़्यादा है, उसके बाद साइनाइड का। तो यहाँ फ्लोरीन से ज़्यादा किसका है, NO2 का और साइनाइड का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार आपको मान लो ऑर्डर पता नहीं है तो आप क्या सोचेंगे कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। NO2 का सबसे ज़्यादा है, फिर साइनाइड का है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद OR है, फिर OH है, फिर C6H5 और H है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे केवल ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन और ब्रोमीन इसकी तुलना में अगर हम बात करें। लेकिन आपको क्या करना है, ये ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये ऑर्डर कैसा आया, क्यों आया। आपको क्या करना है, केवल ऑर्डर ध्यान रखना है। ऑर्डर किस लिए ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर वो एक्चुअल में आपसे वो ऑर्डर ही पूछना चाह रहा है, क्योंकि 4 ग्रुप देगा। अब 4 ग्रुप में किसका इफेक्ट ज़्यादा है और किसका इफेक्ट कम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको कैसे पता होगा, कि जब आपको ये ऑर्डर याद है। अब देखिए ये वाला तो फिर भी ईजी पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट ग्रुप नहीं देखने, ये लगभग एल्काइल ग्रुप के आसपास ही घूम रहा है। तो कार्बन की संख्या बढ़ गई, ब्रांचिंग बढ़ गई, उससे एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रुप डिफरेंट है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि NO2, फिर CN, फिर F, फिर Cl, फिर Br, फिर I, OR, OH, CCH5 और ये H मैंने आपको बता दिया कि ये इसका हम कोई इफेक्ट नहीं मान रहे हैं, ना तो प्लस आई मान रहे हैं ना माइनस आई मान रहे हैं। कंपेरिजन के लिए दे रखा है, किसके लिए दे रखा है, कंपेरिजन के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि भाई ये आपके क्या है, ऑर्डर है। तो माइनस आई का इफेक्ट ज़्यादा किसका है, तो वहाँ पर आपको ऑर्डर ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2 कंपाउंड दे दिए, एक फ्लोरीन है इसमें और एक में NO2 है। अब दोनों में से ज़्यादा इफेक्ट किसका है, तो आंसर क्या आएगा, NO2। ये कब आप कर पाओगे, जब आपको याद होगा। तो 2 चीज़ हो गई कि एक तो इफेक्ट होता क्या है, ये तो हो गई बात कंसेप्ट की, कि भाई प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, मॉलिकुलर प्लेन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या परपेंडिकुलर हो रहा है मॉलिकुलर प्लेन के, या फिर आपके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गई रीजनिंग वाली बात, समझने वाली बात। अब याद करने वाली बात क्या हो गई, कि आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर याद होना चाहिए। अब लास्ट में क्या है कि ग्रुप की बात हो गई, तो ग्रुप को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो अब मैंने कहा कि ये आपके कार्बन है और मुझे इस पर इफेक्ट देखना है। तो मैंने क्या कहा कि ये कार्बन है और एक Cl है, तो इस कार्बन पे मैं इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ इसका। तो ये जो कार्बन है ग्रुप में, इसमें एक Cl हो गया। अब मैंने क्या करा, कार्बन पे 2 Cl जोड़ दिए, तो इस कार्बन पे जो इसका इफेक्ट है वो ज़्यादा हो गया। तो ये ग्रुप है, एक कार्बन पे Cl, इसका इफेक्ट क्या है, कम है। और फिर ये जैसे मैंने क्लोरीन बढ़ा दिया तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि भाई जो ग्रुप है उसकी संख्या पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या उस पर डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या जो उसकी जो ओवरऑल ऑर्डर है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्या है। तो देखिए कई चीज़ें जब हम समझने बैठेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर ये जो इफेक्ट है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे काफ़ी चीज़ों को समझने के लिए। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था।
लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी आप केवल याद कर लो, लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है उसको आप इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हम इंटरमीडिएट लेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, वो हम लेंगे कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन, या कार्ब एनायन भी आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्ब एनायन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस ऑर्डर को, ये कार्बोकेटायन का ऑर्डर है। कार्बोकेटायन का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर CH3+। ये ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऑर्डर हमने पहले याद कर लिया था, लेकिन अब इसका ऑर्डर ऐसा क्यों आ रहा है उसको हम समझें अगर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो ये मेन कार्बन है, ठीक है, जिस पे प्लस चार्ज है। अब इसके आसपास कौन से ग्रुप लग रहे हैं उसका हमको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, प्रेरण प्रभाव देखना है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन पे प्लस है, इस पे क्या है कि ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है, 3 CH3 ग्रुप है। अब अगर आपसे कोई पूछे CH3 ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगता है, तो आपको पता है कि CH3 जो है या एल्काइल जो ग्रुप है वो क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों CH3 ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर डेल पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर डेल नेगेटिव। तो यहाँ पर ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, इस कार्बन को। तो यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है? अब जब हम बात करेंगे 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री में यहाँ 3 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ 2 दे रहे हैं, यहाँ 1 दे रहा है और यहाँ 1 भी नहीं दे रहा। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, मतलब प्लस चार्ज की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज का जो इंटेंसिटी है, डेंसिटी है, वो क्या होती जा रही है, मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जितना चार्ज का, अब देखिए प्लस हो चाहे माइनस हो, चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ आ रही है? मतलब अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो भी स्टेबिलिटी कम हो रही है, और माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो भी स्टेबिलिटी कम हो रही है। यहाँ पर प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं है। तो कम सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम। इसका उल्टा कर सकते हैं, चार्ज जितना घटेगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर चार्ज सबसे ज़्यादा कम कर दिया किसने, इन्होंने इलेक्ट्रॉन देके, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर CH3+, उसको हमने किससे एक्सप्लेन कर दिया, इंडक्टिव इफेक्ट से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। कैसे? यहाँ पर ये मैंने लिया CH3 CH2 CH CH3 CH2। पहले सारे एग्जाम्पल देख लें तो फिर कंपेयर करेंगे। CH3 CH CH3 CH2 CH2+। यहाँ पर क्या है कि ये जो CH2 पे प्लस है, इसमें ये आपके 4 कार्बन है, ये CH3 इधर है और इसमें एक CH3 इधर है। उसके बाद मैंने क्या करा, CH3 की जगह Cl लगा दिया, इसमें यहाँ पर है, और इसमें CH3 की जगह Cl लगा दिया, इसमें यहाँ पर है। अब आपको करना क्या है कि मेन हमारा क्या है कि ये CH2+ वाला है कार्बन, इसके ओवरऑल जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उसको हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये जो पूरा है ये कार्बन की चेन हो गई। अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑर्डर देखा था, तो ये अगर मैं 4 कार्बन को एक साथ कंसिडर करूँ तो ये 4 कार्बन का ब्यूटाइल ग्रुप है। अब ब्यूटाइल कौन सा है, ये आप देखेंगे तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये जो है वो क्या है, आइसोब्यूटाइल है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एक्चुअल में 2 डिग्री है और आइसोब्यूटाइल एक्चुअल में क्या है, 1 डिग्री। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर कार्बन की संख्या सेम हो, जैसे ब्यूटाइल वाले कंसेप्ट में, तो टर्शरी ब्यूटाइल का ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये आपके 2 डिग्री ब्यूटाइल है। अब ये 1 डिग्री ब्यूटाइल है। अब इसमें अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ना समझे, तो सिंपल से समझ लीजिए कि ये CH3+ आई इफेक्ट लगा रहा है, मान लीजिए, बाकी को भूल जाते हैं, ठीक है। बाकी तो लगा ही रही है, CH3 मान लीजिए प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, बाकी कार्बन की चेन है सपोज, यहाँ पर भी ये CH3+ आई लगा रहा है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो प्लस आई लगा रहा है ये पास में लगा रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस जो है वो कम है, और ये जो प्लस आई लगा रहा है इसके डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। अगर मैं इसको देखूं तो ये आपके प्लस चार्ज के जस्ट अगले वाले कार्बन पे, और ये प्लस चार्ज के एक और दूसरे नंबर के कार्बन पे। तो पहली बात तो यहाँ पर प्लस आई लग रहा है और यहाँ पर भी क्या लग रहा है, प्लस आई, ठीक है। डिस्टेंस की बात और करेंगे बाद में। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो Cl है ये माइनस आई लगा रहा है, क्या लगा रहा है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। और यहाँ पर ये Cl है, ये भी क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है।
अब आपको ध्यान क्या रखना है कि हमेशा केवल आपको ये एक फिक्स क्वेश्चन है ऐसा जरूर थोड़ा ना आएगा भाई, ये तो फिक्स क्वेश्चन हो गया, रटा रटाया क्वेश्चन हो गया, कई बार रिपीट हो गया कि भाई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3+, ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन की कोई लिमिट थोड़ी ना है। हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, और चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से हमको सॉल्व करना है। अब हमको ध्यान क्या रखना है कि ग्रुप की नेचर क्या है, कि प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है या माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। अब ये जो दोनों इफेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉन देने का और इलेक्ट्रॉन लेने का, इससे ओवरऑल चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये हमको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ओवरऑल स्टेबिलिटी हमको बतानी किसके, कार्बोकेटाइन की, मतलब प्लस चार्ज की बात हो रही है। अब यहाँ पर सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जो प्लस आई इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, मतलब प्लस चार्ज को क्या करेगा, कम। और जो माइनस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है मतलब प्लस चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। तो जब चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने माइनस आई इफेक्ट लगा दिया तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये जो दो Cl वाले हैं इनकी स्टेबिलिटी कम हो गई, और जो एल्काइल ग्रुप है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। अब इनको आपस में कंपेयर करें तो ये इसका जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी, उसके बाद इसकी। अब यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, तो जितना माइनस आई ज़्यादा होगा प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इसका डिस्टेंस कम है तो इसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। तो ये पास में, इसका इफेक्ट ज़्यादा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा कम हो गई। ये थोड़ा सा दूर है इसलिए इसका इफेक्ट कम है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम तो ही, लेकिन उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। तो कहने का मतलब है कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ज़रूरी नहीं है कि यही आए हमेशा घिसा पिटा, वो कुछ भी चेंज कर सकता है। प्लस आई भी लगा सकता है, माइनस आई भी लगा सकता है, ग्रुप भी वेरी कर सकता है, ठीक है, जो आपने ग्रुप का ऑर्डर पढ़ा, या फिर डिस्टेंस वेरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपको सारी चीज़ें अगर क्लियर है तो आप आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व। या फिर आप मान लीजिए कि संख्या कम ज़्यादा कर दे, कि भाई एक में 1 Cl लगा दिया, एक में 2 Cl लगा दे, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके हो गया और ये आपको समझा दिया। इसके बाद अगर हम बात करें CH3 CH2+, ये मैंने आपको बता दिया ऑर्डर, इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। CH3 CH2+, CH2 डबल बॉन्ड CH+ और CH ट्रिपल बॉन्ड C+। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो कार्बन है उससे प्लस चार्ज है। अब इस पे जो पास वाला जो कार्बन है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने जो ऑर्डर पढ़ा उसमें केवल एल्काइल ग्रुप का ऑर्डर पढ़ा है, लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप जो है वो CH3 है। इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, CH2 ग्रुप है डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ CH ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इसको अगर आप एक बार इंडक्टिव इफेक्ट की जगह सिंपल अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करूँ, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो हैं इसमें कितने, sp3 आयोडाइजेशन है 25% है, इसमें कितने हैं 33.33% है, और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है मतलब माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। ये आप इसको बेसिक ऐसे समझ सकते हैं। क्या समझा हमने कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, ये हमको पता है, ये हमने पढ़ लिया पहले। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है मतलब माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और माइनस आई मिलते ही जुलते हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो माइनस आई बढ़ रहा है, अब माइनस आई बढ़ रहा है मतलब प्लस आई कम हो रहा है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अब आप माइनस आई के सेंस में कहें या प्लस आई के सेंस में कहें, तो प्लस आई के सेंस में कहते हैं ये हमारे लिए समझना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका प्लस आई ज़्यादा है, फिर इसका प्लस आई थोड़ा कम है, इसका प्लस आई थोड़ा और कम है। अब एग्जैक्ट कौन क्या लगा रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे, हमने एक ट्रेंड कर लिया कि प्लस आई के कंपेरिजन में कम हो रहा है और माइनस आई के कंपेरिजन में बढ़ रहा है। तो प्लस आई इसका ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है और फिर ये स्टेबल है। तो ये आपके क्या है, टर्मिनल एल्काइन है। तो मैंने आपको बता रखा है कि टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि आपको इसको ऐसे समझना है कि अगर कार्बोकेटाइन आप बना रहे हो, ठीक है, सॉरी ये आपके वो नहीं होगा, एसिडिक नेचर की बात नहीं हो रही क्योंकि वो माइनस आता है, वो अगला आ रहा है, आप कह रहा है, इसको आप रहने दीजिए। आगे दे रखा है कि अगर हम देखें माइनस चार्ज, तो ये तो हमने प्लस चार्ज की बात की। अब माइनस चार्ज में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3, तो ऑर्डर जस्ट रिवर्स है। कार्बोकेटाइन की तुलना में अगर हम ऑर्डर को कंपेयर करें तो ऑर्डर क्या आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर CH3+ है, इसमें जस्ट उल्टा हो गया। 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री और 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है CH3+। उसका रीज़न क्या है कि ये आपके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब पहले से माइनस चार्ज है और अगर आपके CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा
तो माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमने पॉइंट पढ़ा सेम ये वाला पॉइंट है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपके माइनस चार्ज है। अब अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो इसका ज़्यादा है, फिर उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, या फिर आप इसको माइनस आई के तौर पे देखेंगे तो इसका माइनस आई ज़्यादा है, फिर इसका, फिर इसका। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब माइनस आई को बढ़ा रहा है, और मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, तो इस माइनस आई को क्या कर रहा है, माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये। अब यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, इसका अंदर इसने क्या करा है, H प्लस के फॉर्म में निकाला है। तो टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। उसको आप कैसे समझ सकते हैं कि आप H प्लस निकाल दो, तो उससे जो कार्ब एनायन बनेगा उस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जिस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब वो आसानी से H प्लस निकाल रहा है। समझ आ गई बात? इसका मतलब वो हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर क्या है, ज़्यादा है। तो ये आपस में मिलते जुलते हैं, तो ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या करा, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया समझने के लिए। भाई यहाँ तो हमने प्लस आई का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, उसको हमने लिया। तो जितना प्लस आई ज़्यादा हो रहा है स्टेबिलिटी माइनस आई वो कार्ब एनायन की कम हो रही है। अब यहाँ पर मैंने प्लस आई की जगह माइनस आई ले लिया। तो मैंने क्या करा, बाकी सब कंपेरिजन में सेम रखा है, केवल ये जो ग्रुप है ये चेंज कर दिया है। एक में Na2 है, एक में Cn है और एक में F है। यहाँ पर आपको अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है तो आपने क्या करा, बाकी सब चीज़ें सेम रखी, CH2 माइनस CH2, CH2 माइनस CH2, CH2 माइनस CH2, ये सब सेम है। डिफरेंट क्या है, ये ग्रुप डिफरेंट है। तो जब ग्रुप डिफरेंट हैं तो आपको ये देखना है कि पहले तो वो ग्रुप इफेक्ट कौन सा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों जो ग्रुप है वो क्या लगा रहे हैं, माइनस आई लगा रहे हैं। फिर आपको ये देखना है कि वो जो तीनों ग्रुप हैं उसमें माइनस आई तो लगा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा किसका और कम किसका है। तो आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा माइनस आई इसका है और इससे ज़्यादा माइनस आई इसका है। अब यहाँ पर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर माइनस जो है अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन लोगे, ये तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहे हैं। डिस्टेंस लगभग क्या है, डिस्टेंस एग्जैक्ट सेम है, तो डिस्टेंस वाला फैक्टर तो यहाँ है नहीं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो माइनस चार्ज को क्या कर रहे हैं, कम। तो जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा वो माइनस चार्ज को उतना ही ज़्यादा कम कर देगा, मतलब स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, इससे ज़्यादा स्टेबल ये है और इससे ज़्यादा स्टेबल ये है। क्यों? क्योंकि माइनस आई का ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन से ज़्यादा साइनाइड है और साइनाइड से ज़्यादा NO2 ग्रुप है। तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। तो ये मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए अब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारे तो इंडक्टिव इफेक्ट सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट्स तो हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो पूछा जा सकता है। वहाँ पर आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि सर हमारे इंटरमीडिएट तो हैं लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो ये आपके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑर्डर में पूछा जा सकता है। तो ये आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि अभी हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं वहाँ पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर नहीं आता, बाकी जो इफेक्ट हैं वो भी आपको क्या करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं। तो जब हम एक बार सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जिसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा इफेक्ट काम में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, ये तो क्या है कि यहाँ पर मैंने डिस्टेंस भी सेम रखा है और ग्रुप जो है उसकी संख्या भी सेम रखी है। तो हमने चेंज क्या करा है कि उसका जो ऑर्डर है वो हमने चेंज करा। यहाँ पर मैंने क्या करा, ग्रुप जो है उसका डिस्टेंस तो सेम है लेकिन संख्या जो है वो मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। संख्या से क्या मतलब है, यहाँ पर CH3 CH2 माइनस है, यहाँ पर CH2Cl CH2 माइनस है, यहाँ पर CHCl2 CH2 माइनस है और यहाँ पर CCl3 CH2 माइनस है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो क्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो इस पूरे ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट लग गया। अब बाकियों का माइनस आई लग रहा है, बाकियों का क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। बाकी Cl क्या कर रहा है, माइनस आई लगा रहा है, स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका CCl3 का जो माइनस है वो ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू CHCl2 और इसका ज़्यादा कंपेयर टू CH2Cl। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे Cl की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने समझ लिया। अब यहाँ पर मैंने एक समरी बना दी, जैसे अभी हमने जितनी चीज़ समझी वो हमने लास्ट में क्या कर दिया, एक समरी बना दी। क्या समरी बनाई कि अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, अब प्लस आई इफेक्ट अलग अलग तरीके से बढ़ सकता है। ग्रुप डिफरेंट है उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, या हम डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं, या हम संख्या कंपेयर कर सकते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब जितना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम है। क्लियर। इसके बाद इसका उल्टा भी आप कर सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट जिसका सबसे कम है, भाई प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, प्लस आई इफेक्ट कम तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम। समझ में आ रही बात। तो इसको आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। प्लस आई ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा, इसको मैंने उल्टा कर दिया। प्लस आई कम तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कम, या फिर मैं ऐसे कह दूं प्लस आई ज़्यादा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ प्लस आई कम तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। कैसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब दूसरा है क्या, माइनस आई। माइनस आई जितना ज़्यादा होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। इसको मैंने रिवर्स कर दूँ, माइनस आई जितना कम होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद क्या है, माइनस आई जितना ज़्यादा होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, या फिर माइनस आई जितना कम होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। तो ये जनरल सा है। अगर आप इसको ऐसे याद नहीं रखें तो सिंपल सा आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा इफेक्ट चार्ज को कम कर रहा है। जिसमें चार्ज कम है उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, या वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन होगी, क्या हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। सेकंड एप्लीकेशन है आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स। अब देखिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए तो अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर जब इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने, तो ये बेस है हमारे लिए, बेसिक कंसेप्ट है, तो ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स, तो आपके सिलेबस में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स दे रखे हैं। तो अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं तो वहाँ पर वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर भी पूछेगा, और पूछ भी रखे हैं तो वो हम यहाँ पर इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अगर ये बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, या अगर हम सिंपल सा शॉर्ट में समझें तो माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो माइनस आई इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। माइनस आई का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन खींचना, तो अगर माइनस आई बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद इसने दे रखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। या फिर आप कह सकते हो कि अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा इसने एक चीज़ और दे रखी है, क्यों, कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम किसकी होगी, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ की जगह Ka, Pka या पीएच तो है नॉर्मली नहीं पूछता, Ka या Pka के सेंस में पूछ लेता है क्वेश्चन। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर वो Ka पूछ रहा है मतलब एक्चुअल में क्या वो पूछ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, मतलब जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा वही ऑर्डर Ka का होगा। लेकिन अगर Pka की बात हो रही है तो Pka जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा चलता है, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका Pka कम होगा और जो वीक एसिड है उसका Pka ज़्यादा होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो Ka ज़्यादा मतलब ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा मतलब एसिड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और Pka ज़्यादा तो एसिडिक क्या है, वीक है। समझ में आ गई बात। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये डिटेल में इनका मीनिंग क्या है, ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है वहाँ पर जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, भाई क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो कैसे आते हैं, तो जो भी हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है वो सारे यहाँ पर हमको अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक समझा दूँ कि देखिए ये मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है, COOH। अब एसिड का काम क्या है, H+ त्यागना, ठीक है। तो इसने क्या करा, H त्यागा, इसने क्या बना लिया, COO- प्लस H+। अब आप खुद सोचिए कि ये H+ कब त्यागेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि H+ त्यागने का मतलब क्या है कि COO ने इलेक्ट्रॉन लिए और H+ त्याग दिया, मतलब H+ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्लियर है। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर माइनस आ गया और इस पर प्लस आ गया। अब आप इसको ऐसे समझो कि जो आपके ऑक्सीजन है वो आपके जो पूरा ग्रुप है, ऑक्सीजन को भी छोड़ देते हैं, ये पूरा ग्रुप है, COO जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कब लेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब मान लीजिए कि अगर इस ग्रुप से मैं इलेक्ट्रॉन और ले लूँ तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन से और आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा या और तीव्रता से इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब पहले से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों, समझ में आ रही बात। तो अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूँ इस ग्रुप से,
तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से बढ़ रही है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा, माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो जब इसके पास खुद के पास पहले से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों, तो वहाँ पर अगर मैं प्लस आई इफेक्ट लगा रहा हूँ तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि भाई ये जब H+ दे रहा है, या तो पहले से समझ लीजिए, या मान लीजिए H+ निकल गया, अब ये क्या बन गया, माइनस। ठीक है, अब सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये कार्बन आयन है, हालांकि एग्जैक्ट कार्बन आयन नहीं है, मान लीजिए कि कार्बन आयन है, नेगेटिव चार्ज तो है ही। अब यहाँ पर आप अभी जो हमने कार्बन आयन पे कंसेप्ट लगाया था वही कंसेप्ट यहाँ लग जाएगा कि नेगेटिव चार्ज है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो जो आपने माइनस के लिए पढ़ा था वो सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो कुल मिला के माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। और ये आपके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहला है HCOH, CH3COH, CH3CH2COH। अब यहाँ पर अगर आप ग्रुप देखेंगे तो देखिए इसका मैंने बताया था न्यूट्रल इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है। ये CH3 प्लस आई लगा रहा है, ये CH3CH2 इथाइल ग्रुप है, प्लस आई लगा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूट्रल इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जिसका प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, इससे ज़्यादा प्लस आई इसका है और इससे ज़्यादा प्लस आई इसका है। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है CCl3 COH, CHCl2 COH, CH2Cl COH और CH3 COH। अब इसको आप हो सकता है कि ये ऑप्शन में कई बार ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है उसको अगर मैं एक बार भूल जाऊँ तो ये माइनस आई लगा रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है और ये माइनस आई लगा रहा है। अब माइनस आई क्या है, इसका कम है क्योंकि एक Cl है, इसका माइनस आई ज़्यादा है क्योंकि 2 Cl है, इसका माइनस आई क्या और ज़्यादा है क्योंकि 3 Cl है, और CH3 का तो प्लस आई है। तो एक तरफ प्लस आई है और एक तरफ माइनस आई है। तो प्लस आई क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम करने का काम कर रहा है। तो सबसे कम ये हो गया। अब जितना माइनस आई ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि ये लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे ग्रुप की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ओवरऑल माइनस आई बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl की संख्या बढ़ रही है तो ओवरऑल माइनस आई बढ़ रहा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। आप देखिए बिल्कुल बहुत ही सिंपल से है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ रखा है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, CH2FCOH, CH2Cl CH2Br COH। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सारी चीज़ें कांस्टेंट है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, ये पोजीशन सेम है, कार्बन की लेंथ सेम है, चेन की लेंथ। अब यहाँ पर क्या है कि 3 ग्रुप है। अब पहले तो तीनों की नेचर देखो, तो तीनों की नेचर है माइनस आई। ठीक है, माइनस आई है। तो अब आपको करना क्या है, जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आपको माइनस आई का ऑर्डर देखना है। तो माइनस आई का जब आप ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो ब्रोमीन से ज़्यादा माइनस आई Cl का है, Cl से ज़्यादा माइनस आई फ्लोरीन का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे ज़्यादा एसिडिक ये है और इससे ज़्यादा एसिडिक ये है। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो ये जो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है इसमें क्या करा मैंने, कार्बन की चेन की लेंथ सेम है और ग्रुप भी सेम है लेकिन उसकी पोजीशन अलग है। क्या है, पोजीशन अलग है। तो यहाँ पर जो Cl है इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है चाहे प्लस हो चाहे माइनस आई, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी जो इफेक्ट की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो Cl है वो ये आपके COH के ग्रुप से दूर है, फिर ये थोड़ा पास आ गया और ये और पास आ गया। तो जितना पास है उतना मतलब माइनस आई ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट ज़्यादा है। तो माइनस आई यहाँ पर ज़्यादा है तो माइनस आई ज़्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। तो जैसे जैसे Cl दूर जाता जा रहा है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे माइनस आई कम हो रहा है और माइनस आई कम हो रहा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो देखिए 1 2 3 कार्बन और ये COH। तो यहाँ पर ये 3 कार्बन COH, उसके बाद ये आपके एक ब्रांच हो गई, उसके बाद यहाँ पर 3 ब्रांच हो गई, तो ये टोटल 3 हो गया। इसमें आप चाहो तो एक CH2 और ऐड कर लो। ठीक है, तो ये मैंने एक CH2 और ऐड कर लिया तो टोटल 4 कार्बन हो गए। यहाँ पर भी टोटल 4 कार्बन हो गए एसिड को हटा के, और यहाँ पर भी टोटल 4 कार्बन हो गए। तो हमने क्या देखा कि ये आपके स्ट्रेट चेन है, फिर ये ब्रांच हो गए और ये और ब्रांच हो गई। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि जब ये स्ट्रेट चेन है तो एक कार्बन सीधी श्रृंखला है तो इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। उसके बाद जैसे मैंने ब्रांच करा ये CH3 आ गया एक, उसके बाद मैंने और ब्रांच करा तो ये और CH3 आ गया। तो जैसे जैसे CH3 ब्रांचिंग में आ रहा है ये COH के पास आता जा रहा है। किसके पास आता जा रहा है, COOH के पास आता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से समझ लोगे, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है ये क्या आ रहा है, पास आ रहा है,
डिस्टेंस कम हो रहा है। दूसरा क्या है कि ये 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, इस टाइप से भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, और प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, फिर इसकी और फिर इसकी है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेट चेन का प्लस आई कम होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है। क्लियर। तो ये मैंने आपको बता दिया प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर इसमें, उससे आप चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल और भी आप फिट कर सकते थे, जिसमें CH3 यहाँ की जगह यहाँ आ जाता, तो इसमें यहाँ की जगह यहाँ आता तो उसका प्लस आई ज़्यादा होता, तो ये इससे यहाँ पर फिट होता। ठीक है। इसके बाद मैंने एक कंडीशन लगा रखी है, फॉर एरोमेटिक सिस्टम कंसिडर बोथ R एंड I इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको जितने भी केस ले रहा हूँ, चाहे वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का हो, चाहे वो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का हो, या वो एसिड की स्ट्रेंथ का हो, ये सारे मैं आपको एलिफेटिक सिस्टम ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एलिफेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एरोमेटिक सिस्टम लेता हूँ तो वहाँ पर आपके जैसे ये मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूँ बेंजीन पे, तो यहाँ पर अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूँ ग्रुप G, तो उसका जो केस है वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व नहीं होगा, वहाँ पर आपको बाकी फैक्टर भी ध्यान में रखने होंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ अभी नहीं लिया, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम रेजोनेंस पढ़ लेंगे वहाँ पर फिर हम एरोमेटिक सिस्टम भी लेंगे, चाहे वो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करो या एसिड की स्ट्रेंथ की बात करो, तो वहाँ पर हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कि भाई रेजोनेंस का क्या इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आपको दोनों फैक्टर को कंसिडर करके निकालना है। इसलिए मैंने जो एरोमेटिक के एग्जाम्पल है वो यहाँ पर नहीं लिए हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए ये मिलती जुलती है, जो पिछले वाले हमने देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कंपाउंड्स, तो ये उससे थोड़ा मिलता जुलता है। अब वहाँ पर क्या था कि एसिड था और फिक्स था कि भाई ये हाइड्रोजन है और ये निकलेगा, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक है। अब यहाँ पर हम एसिड बेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, वो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो सेम ही कंसेप्ट है कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन और इस वाले कार्बन में अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखूँ तो इसका जो माइनस आई का ऑर्डर है वो ये है कि इसका माइनस आई ज़्यादा है, फिर इसका, फिर इसका। अगर मैं प्लस आई के सेंस में बात करूँ तो इसका प्लस आई ज़्यादा है, फिर इसका, फिर इसका। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसका माइनस आई ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो यहाँ पर ये जो H है ये एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा? एसिडिक नेचर का। अब इससे होता क्या है कि अगर एसिडिक नेचर का H है तो हम क्या चेक करेंगे कि वो H+ के फॉर्म में निकल जाए। तो जब वो H+ के फॉर्म में निकलेगा तो उस पर माइनस आ जाएगा। तो जिस पे माइनस आ रहा है और वो स्टेबल है, मतलब उस हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे इन तीनों हाइड्रोजन में, तो अगर आप H निकालेंगे तो जो माइनस आएगा इस पे आएगा, इस पे आएगा और इस पे आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इस पे जो माइनस है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन हमने निकाला उसके बाद जो कार्बन आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन कह दो या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो कि फॉर्म हो रहा है उसके बाद। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई हमने कंपेयर कर लिया। इसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल लिया। इसमें मैंने क्या करा, इसमें तो हमने अलग अलग कंपाउंड लिए और उसके हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर को कंपेयर किया। यहाँ पर मैंने एक ही कंपाउंड ले लिया लेकिन हाइड्रोजन उसमें अलग अलग तरीके के हैं। जैसे ये आपके है ब्यूटेनोन, ठीक है, 2 ब्यूटेनोन कह सकते हो, ब्यूटेनोन कह सकते हो। तो यहाँ पर 3 तरह के हाइड्रोजन है। इसको मैंने कह दिया A, इसको मैंने कह दिया B और इसको मैंने कह दिया C। अब इसमें मुझे कंपेयर करना है A, B और C में कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे देखेंगे कि अगर मैं A की बात कर रहा हूँ तो A पे जब मैं H निकालूंगा प्लस के फॉर्म में तो इस पर माइनस आएगा। तो जब इस पर माइनस आएगा तो जो CO है वो माइनस आई लगा रहा है। क्या लगा रहा है? माइनस आई। अगर B वाला निकालूंगा तो इस पर माइनस आएगा, तो इस पर जो CO ग्रुप है वो माइनस आई लगा रहा है और ये जो CH3 ग्रुप है वो प्लस आई लगा रहा है। और जब मैं इस पे से निकालूंगा तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कार्बन एक तरह से प्लस आई लगा रहा है। ठीक है, ये CO दूर हो गया उससे, तो अब डायरेक्टली CO जो माइनस आई लगा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना तो माइनस आई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पे A वाले पे और B वाले पे डायरेक्टली CO का माइनस आई लग रहा है। क्लियर। तो माइनस आई फैक्टर तो कॉमन हो गया। अब B वाले पे क्या है, प्लस आई भी लग रहा है, तो प्लस आई तो स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? A वाला, मतलब जब A वाला H निकालेंगे तो ज़्यादा एसिडिक है, तो ये हो गया A सबसे ज़्यादा। उसके बाद B वाला क्योंकि डायरेक्टली CO का लग रहा है, और उसके बाद C वाला। तो ये हमने क्या करा, एक ही मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन की कंपेरेटिवली चेक कर लिया कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। अब ये चीज़ आपके हेल्प कैसे करेगी कि जब हम आपके कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे या नेम रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो जब वहाँ पर हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें क्या करना है, बेसिक मीडियम में H निकालना है। तो कौन सा H निकलेगा,
उसका हमें आइडिया होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखेंगे तो H कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, तो ये यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। नेक्स्ट दे रखा है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ दे रखी है, अगर हम अमीन और अमाइड को कंपेयर करें तो ये दे रखा है कि अमीन ज़्यादा बेसिक है और अमाइड कम बेसिक है। कॉमन सी चीज़ें ये हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद भी हमने एक सिंपल सा कंपैरिजन करा कि एलिफेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक है और एरोमेटिक अमीन कम बेसिक है। क्लियर। अब यहाँ पर अमीन जो है वो बेसिक होते क्यों हैं, तो अमीन जो है आप जानते हो फॉर्मूला RNH2, यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बताए थे। तो यहाँ पर अमीन जो है इसको आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, क्यों, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब ये लोन पेयर दे रहा है, तो ये लोन पेयर दे रहा है मतलब लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर। तो एलिफेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक है एरोमेटिक अमीन से। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक अमीन में क्या है कि लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो अब हम केवल एलिफेटिक अमीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एलिफेटिक अमीन। अब हमको एलिफेटिक अमीन में कंपेयर करना है कि ज़्यादा बेसिक कौन सा है। अब कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन्स में। अब आपको अमीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आप देख लेना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नाइट्रोजन पे डायरेक्टली कितने एल्किल ग्रुप हैं, अगर 1 है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री और 3 है तो 3 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर ये कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अब देखिए हम टॉपिक पढ़ क्या रहे हैं, हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अमीन की बेसिसिटी को इफेक्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पर 3 फैक्टर दे रखे हैं। एक तो है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट और तीसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट कर क्या रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये एल्काइल ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे पाएगा, मतलब ज़्यादा अच्छा क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा, या बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितने एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर क्या आना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये 3 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन और ये 1 डिग्री अमीन। और उसके बाद चाहो तो आप अमोनिया भी लिख सकते हो कंपेरिजन में कि भाई 1 डिग्री बाद आपने क्या लिख दिया, अमोनिया लिख दिया। तो ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर। अब दूसरा जो इफेक्ट है वो स्टेरिक इफेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम बेसिसिटी ऑफ अमीन पढ़ रहे हैं वहाँ पर केवल एक फैक्टर से आंसर नहीं आ रहा है। तो जैसे अभी मैंने आपको कहा है एरोमेटिक सिस्टम में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि जब आंसर एक फैक्टर से नहीं आता है तो जब तक हम सारे फैक्टर कंसिडर नहीं करते तब तक हम उसको आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक से ज़्यादा फैक्टर काम करेंगे तो आपको सारे फैक्टर कंसिडर करने के बाद ही आंसर निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर हमने तो ये फैक्टर पढ़ लिया था इससे आंसर ये आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर क्या कह रहा है, स्टेरिक फैक्टर ये कह रहा है कि भाई नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, पायरामिडल स्ट्रक्चर होती है, नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर क्या पायरामिडल है। अब यहाँ पर 3 वैलेंसी है, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लोन पेयर जो है वो देगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप एल्किल ग्रुप लगाएंगे तो एल्किल ग्रुप क्या है, बल्कि होते हैं H के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप लगा रहे हैं वो बल्कि ग्रुप है, तो वो स्टेरिकली क्या कर रहे हैं, जो ग्रुप आ रहा है लोन पे लेने के लिए उसको रिपेल कर रहे हैं। तो जो ग्रुप आ रहा है लोन पे लेने के लिए वो आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, तो जो ग्रुप आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो आसानी से नहीं अप्रोच कर पाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ ऑर्डर जस्ट रिवर्स आ गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और इसके बाद तीसरा इफेक्ट है सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये हमने तीनों इफेक्ट पढ़ लिए। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, हमने ये केवल तीनों इफेक्ट पढ़ लिए। अब लास्ट में आंसर आएगा, आपको याद करना है, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमीन से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर मैंने आपको ऑर्डर लिख दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑर्डर याद रखना है। अब देखिए ये ऑर्डर भी जब आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर आपको वेरिएशन मिल सकता है। तो जो ऑर्डर आरपीएससी फॉलो करती है, जो ऑर्डर एनसीईआरटी ने फॉलो कर रखा है, उसको मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया। अगर आप डिफरेंट बुक्स देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाएगा। तो जो आरपीएससी फॉलो कर रही है मैंने आपको वही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो हमने कंपेयर किया ही है, लेकिन एल्किल ग्रुप जो ग्रुप है वो मैंने क्या ले रखा है, मिथाइल। क्या ले रखा है, मिथाइल।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप में जब हम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और लास्ट में अमोनिया। तो हमने क्या देखा कि जब मिथाइल जो ग्रुप है एल्किल ग्रुप, उसका आंसर आ रहा है 2130 भी आप कह सकते हो, 0 का मतलब अमोनिया। तो जब मिथाइल ग्रुप है एल्किल ग्रुप में, एल्किल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल ग्रुप, तो आंसर क्या आ रहा है 2130। 2130 का मतलब 2 डिग्री, ये आपके हो गया, 1 का मतलब 1 डिग्री, ये हो गया, 3 का मतलब 3 डिग्री, ये हो गया, और शायद अमोनिया। क्लियर। तो ये कब है, जब आपके मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद सेकेंड हमने क्या लिया, इथाइल ग्रुप। तो जब आप इथाइल ग्रुप ले रहे हैं तो आंसर क्या हो रहा है 2310। 2310 का मतलब पहले 2 डिग्री, 2 डिग्री का मतलब ये रहा C2H5 2NH। तो देखिए ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री सेम है। उसके बाद मिथाइल में तो 1 डिग्री आ गया था, लेकिन इथाइल में 3 डिग्री है, तो C2H5 3N। उसके बाद क्या है 1 डिग्री C2H5 NH2, उसके बाद क्या है NH3। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मिथाइल और इथाइल में भी कंपेयर कर रहे हो तो ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है। मिथाइल का क्या आ रहा है 2130 और इथाइल का क्या आ रहा है 2310। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखिए वो एग्जाम में क्वेश्चन में केवल ये दे सकता है कि भाई 1 डिग्री को कंपेयर करा ले, या वो 2 डिग्री दे सकता है, या वो कई बार क्या करता है अमाइड का एग्जाम्पल दे लेता है, या फिर वो एरोमेटिक मिक्स कर देता है। तो अगर अमाइड या एरोमेटिक दे रहा है तो आपको ये फॉलो करना है, एलिफेटिक फिर एरोमेटिक फिर अमाइड। एरोमेटिक अमीन हम और डिस्कस करेंगे रेजोनेंस पढ़ने के बाद। और अगर केवल एलिफेटिक दे रहा है तो वहाँ पर आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है और ये ऑर्डर ध्यान रखना है। वैसे वो ये दोनों मिक्स नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर वो मिक्स कर दे तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मिथाइल के लिए मैंने सिंपल रखा है और इथाइल के लिए मैंने डैश लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूँ 2 डैश तो मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ 3 डैश, इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर करें तो हमने क्या करा 2 डैश 3 डैश 2 1 डैश 1 3 0। इसका मतलब क्या हुआ 2 डैश का मतलब इथाइल का 2 डिग्री, 3 डैश का मतलब इथाइल का 3 डिग्री, फिर 2 का मतलब मिथाइल का 2 डिग्री, इथाइल का 1 डिग्री, मिथाइल का 1 डिग्री, मिथाइल का 3 डिग्री और अमोनिया। तो ये आपको ओवरऑल ऑर्डर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बेसिसिटी पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि एलिफेटिक का ऑर्डर क्या है, तो वो आपको ये दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे। मिक्स कर दे तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर वो रेजोनेंस का कंसेप्ट डाल दे तो आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिक अमीन की बेसिसिटी कम होती है, और उसके बाद अगर अमाइड भी मिक्स कर दे तो अमाइड की जो बेसिसिटी है वो क्या होती है, और कम होती है। तो एलिफेटिक तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। एरोमेटिक के और एग्जाम्पल जो हैं वो जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे हम ऐसा नहीं है कि केवल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझा सकते हैं। इससे हम कई कंपाउंड्स की रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बता सकते हैं या समझा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी हम कैसे समझाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। तो सबसे पहले आप देखिए कि एल्कोहल 3 तरह के हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आप जानते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस पर केवल एल्किल ग्रुप 1 जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से OH है उस पर 2 एल्किल ग्रुप है। और 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं या 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो ये तो बात हो गई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की। अब यहाँ पर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करने से पहले देखें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल से पहले क्या देखें, टाइप ऑफ रिएक्शन। एल्कोहल को अगर हम बेसिकली मोटे मोटे देखें तो 2 तरह की रिएक्शन में हमने डिवाइड करा। पहली रिएक्शन कौन सी है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब ये बता रहा है कि एसिडिक नेचर है एल्कोहल का। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है उसमें क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ के फॉर्म में निकलेगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस। ये मैंने प्लस लगा दिया और ये माइनस लगा दिया समझने के लिए। और जब हम इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस। अब हमें इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर समझाना है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे समझाएं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एसिड की स्ट्रेंथ देखी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ जब हम देख रहे थे तो वहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ लगाना है। क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसे देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। अब माइनस जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो आसानी से H+ निकल रहा है। तो जब मुझे माइनस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है तो यहाँ पर अगर मैं एल्किल ग्रुप लगाऊंगा तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर वही आ रहा है जो एसिड का ऑर्डर आ रहा था।
एसिड के केस में जितना आप एल्किल ग्रुप लगा रहे थे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही थी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि जितने एल्किल ग्रुप कम होंगे वो कम इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज जो है वो कम रहेगा। जैसे जैसे आप एल्किल ग्रुप बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन पे माइनस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जितने एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, मतलब आसानी से H+ को नहीं निकालेगा, मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एस्ट्रिफिकेशन और एसाइलेशन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम केवल समझ रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हेल्प कर रहा है। दूसरे टाइप की रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पर तो सिंपल सा है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इस वाली रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना आसानी से फॉर्म होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, रिएक्शन विद PCl3, PCl5, SOCl2। ये डिटेल में हम सारी रिएक्शन का पढ़ेंगे जब हम एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ल्यूकास टेस्ट। अब ये ल्यूकास टेस्ट कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, क्या होता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या है कि एल्कोहल की रिएक्शन आपने कराई कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब वहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है, शुष्क हम इसको कह सकते हैं। अब ये एनहाइड्रस क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एज ए लुईस एसिड काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, लुईस एसिड। और भी जगह आप देखेंगे कि अगर आपके लुईस एसिड है तो वहाँ पर कई बार एनहाइड्रस लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एनहाइड्रस की जगह वाटर प्रेजेंट हो गया तो उसकी जो लुईस एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो लुकास रिएजेंट क्या है, कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ये लुकास रिएजेंट है। अब लुकास रिएजेंट की आपने रिएक्शन कराई एल्कोहल के साथ, हुआ क्या, OH हट गया, Cl लग गया, एल्किल हैलाइड बन गया या एल्किल क्लोराइड आप कह सकते हो। अब ये क्या कर रहा है, टर्बिडिटी शो कर रहा है। मतलब जब रिएक्शन आपके कंप्लीट हो रही है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है और ये जो प्रोडक्ट बना है ये टर्बिडिटी शो कर रहा है। तो इससे होता क्या है कि जैसे टर्बिडिटी आई इसका मतलब आपको पता चल गया कि क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये आपके कौन सी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है और इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ल्यूकास टेस्ट है, क्योंकि इसमें खास बात क्या है कि जब रिएक्शन हो गई तो आपको पता चल गया कि रिएक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि टर्बिडिटी आ गई। तो यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है, या आपसे कोई पूछ ले कि ल्यूकास टेस्ट क्यों करते हैं, तो आंसर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। डिस्टिंग्विश का मतलब पहचानने के लिए कि यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर? अगर आपके 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, रिएक्शन ही नहीं करेगा। 2 डिग्री है मतलब थोड़ी देर में रिएक्शन करेगा और 3 डिग्री मतलब फटाफट रिएक्शन करेगा। तो अगर रिएक्शन करते ही टर्बिडिटी आ रही है मतलब 3 डिग्री एल्कोहल है, थोड़ी देर में आ रही है, गर्म करना पड़ रहा है, 2 डिग्री है, और बहुत देर में आ रही है या आ ही नहीं रही है तो 1 डिग्री है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ल्यूकास टेस्ट क्या करता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश मतलब पहचानने में हेल्प करता है। अब ध्यान ये रखना, विभेदीकरण में हेल्प करता, समझ सकते हो आप। यहाँ पर हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ होती है, एक तो होता है सेपरेट करना, एक होता है केवल पहचानना। तो यहाँ पर आपके क्या है कि जो दे रखा है वो एक ही है, या तो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो केवल उसको आपको पहचानना है कि ये जो एल्कोहल दे रखा है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो दो अलग अलग चीज़ होती है, एक तो होता है पहचानना और एक होता है सेपरेट करना, कि भाई एक तो आपको तीनों मिक्स करके दे दिया फिर आपको सेपरेट करना है। तो ये सेपरेट करने में काम नहीं आ रहा, ये केवल पहचानने में काम आ रहा है कि जो आपको एल्कोहल दिया गया है वो कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। कई बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रखा है, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, किस लिए काम में आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, इस टाइप से सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। तो समझ में आ गया कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन बनने में उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यही उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। दोनों हमने समझ लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्टिविटी को समझना, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड इस टाइप से होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस पर डेल नेगेटिव चार्ज और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आ गया। इसके अलावा रिएजेंट अगर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कार्बन पे पॉजिटिव मतलब कौन अटैक करेगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके लास्ट वाले जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन की नेचर क्या है और कार्बन की नेचर क्या है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है,
ठीक है, और कार्बन पे पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर बहुत बेसिक सी चीज़ें अगर आप ढंग से कंसेप्चुअली समझेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनिल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसकी हमको रिएक्टिविटी बतानी है, तो यहाँ पर मैंने साइड में लिख दिया कि एलिफेटिक जो हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल में आपके एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ जाएगा। एलिफेटिक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, एरोमेटिक की कम होती है। अब ये आप रेजोनेंस से समझ सकते हैं, रेजोनेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको। बेसिक मैंने यहाँ बता दिया कि एलिफेटिक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, एरोमेटिक की कम है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एलिफेटिक की, कि यहाँ पर एलिफेटिक पढ़ रहे हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब देखिए वैसे तो यहाँ पर क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी दोनों मेंशन कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको रिएक्टिविटी समझानी कार्बोनिल कंपाउंड की, किसके प्रति? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ रखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, या सबसे कम रिएक्टिव क्या होगा। तो कई बार तो मेंशन करता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति, कई बार वो कुछ भी मेंशन नहीं करता। अगर वो कुछ भी मेंशन ना भी करे तो भी ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड है मतलब कौन सी रिएक्टिविटी की बात कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो या तो वो लिख के दे दे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर वो कुछ भी नहीं लिखे, या फिर वो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लिख दे कि भाई HCN के प्रति। तो HCN का मतलब क्या है? वो कोई इसने पर्टिकुलर रिएक्शन दे दी। तो सबका मतलब एक ही घूम फिर के। अब यहाँ पर दो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। अब बेसिकली हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसको हम समझ लेते हैं, और स्टेरिक इफेक्ट भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये एग्जाम्पल भी दे दिया। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम कंपेयर करें, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड है, आप सब जानते हैं, ये एसिटल्डिहाइड है, और ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। तो इसको आप अगर हम सिंपल देखें तो देखिए सिंपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगर मैं केवल एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूँ तो ये मैंने कहा RCOH और RCOR। ठीक है, कंपेयर करने के लिए मैंने केवल एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया, पर्टिकुलर एग्जांपल बाद में लेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन जब हमने लिया तो हम क्या देख रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड में क्या है? R भी नहीं है, तो फॉर्मल्डिहाइड में H है, तो फॉर्मल्डिहाइड भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट समझ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो इसको आप ऐसे समझो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनिल कंपाउंड पर। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए कि R ग्रुप जो है वो कर क्या रहा है? R ग्रुप, एल्किल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो अगर R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया है यहाँ पर ये रहा, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा। तो जितना प्लस ज़्यादा होगा उतना आसानी से अटैक करेगा। तो R ग्रुप कर क्या रहा है? प्लस चार्ज को कम करने का काम कर रहा है। तो प्लस चार्ज को कम करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा? कम करेगा। तो इसका मतलब जितने आप एल्किल ग्रुप लगाएंगे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। तो अगर आप देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसके बाद एल्डिहाइड की, उसके बाद कीटोन की। क्यों? क्योंकि कीटोन में दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कीटोन में दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, एल्डिहाइड में एक साइड से लग रहा है। तो कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? क्योंकि कीटोन में दोनों साइड से प्लस आई लग रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कम। एल्डिहाइड में एक साइड से एल्किल ग्रुप जो प्लस आई लगा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कम। फॉर्मल्डिहाइड में दोनों नहीं है तो वहाँ पर क्या है? रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये तो हमने समझा दिया इंडक्टिव इफेक्ट से। अब स्टेरिक इफेक्ट क्या काम कर रहा है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अलग चीज़ है और स्टेरिक इफेक्ट अलग चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो मैंने प्लस माइनस से समझा दिया। अब स्टेरिक इफेक्ट क्या है? तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कार्बोनिल कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ये आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अब ये बेसिक सी चीज़ें, अब ये सारी लाइनें आपको एज इट इज़ कहीं लिखी मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप सब चीज़ पढ़ के आ चुके हो। कार्बोनिल कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये दो वैलेंसी हो गई। तो अब ये प्लेन हो गया, इस पर अटैक ऊपर से भी हो सकता है, अटैक नीचे से भी हो सकता है। या फिर आप मान लीजिए कि ये प्लेन है, ठीक है, इसको अब मैं ऐसे लिख देता हूँ कि भाई मान लीजिए कि ये प्लेन है, बोर्ड जो है प्लेन है, तो इसमें अटैक यहाँ से भी हो सकता है और इसमें अटैक पीछे से भी हो सकता है, बैक साइड से बोर्ड के। अब होता क्या है कि जब अटैक हो रहा है तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया, अब दूसरा फैक्टर क्या है कि ये वाला जो ग्रुप इस पर जुड़े हुए हैं, अब इसको आप चाहे आर कह दो चाहे कुछ भी कह दो, ये जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, कितने बल्कि हैं। अब जैसे मान लीजिए दोनों हाइड्रोजन है, छोटे छोटे से ग्रुप हैं, तो जब आपके ग्रुप आएगा अटैक करने न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या है, अगर हाइड्रोजन है दोनों तो रिपल्शन कम होगा, लेकिन अगर एल्किल ग्रुप हैं तो इसमें रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर बड़े ग्रुप हैं तो रिपल्शन और ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप ग्रुप लगा रहे हैं एल्किल ग्रुप,
और ग्रुप का साइज़ बढ़ा रहे हैं तो स्टेरिक रिपल्शन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, मतलब त्रिविम बाधा जो है वो क्या है, ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। तो जब ज़्यादा उत्पन्न होगी तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझ में आ गया और स्टेरिक इफेक्ट समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ऑर्डर ध्यान रखना है। ऑर्डर की अगर हम बात करें, फॉर्मल्डिहाइड स्टेरिक इफेक्ट भी कम है और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया तो स्टेरिक इफेक्ट क्या हो गया, एक ग्रुप बढ़ गया और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तो इससे रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा। उसके बाद मैंने क्या करा, एल्डिहाइड ही रखा है। देखिए कॉमनली क्या है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कीटोन से, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम एल्डिहाइड को कंपेयर करें, फॉर्मल्डिहाइड के बाद एसिटल्डिहाइड, उसके बाद प्रोपेनल, ठीक है, 1 कार्बन के एल्डिहाइड, 2 कार्बन के एल्डिहाइड और 3 कार्बन के एल्डिहाइड। तो ये तो बात हो गई एल्डिहाइड की। उसके बाद आ रही है बात कीटोन की। तो कीटोन की रिएक्टिविटी कमी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कीटोन में क्या है, सबसे सिंपल कीटोन क्या है, एसीटोन। अब उसके बाद मैंने 1 कार्बन बढ़ाया तो ब्यूटेनोन। अब यहाँ पर क्या है कि 1 कार्बन बढ़ाऊंगा तो पेंटेनोन हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जितने कार्बन आप बढ़ा रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ रहा है और बल्कि जो नेस है वो भी बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन ही आ गया कि 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन, इसकी रिएक्टिविटी पूछ ली। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है इथाइल का और इथाइल से ज़्यादा होता है प्रोपाइल का। तो अब यहाँ पर एक तो प्रोपाइल का इंडक्टिव इफेक्ट है और एक मिथाइल का है और यहाँ दोनों इथाइल के हैं। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन, क्योंकि ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम स्टेरिक इफेक्ट से समझें तो ये ग्रुप बहुत बड़ा है और ये थोड़ा छोटा ग्रुप है और ये दोनों जो हैं ठीक ठाक बड़े ग्रुप हैं। तो अब क्योंकि ये ग्रुप छोटा है तो इस साइड से अटैक करना थोड़ा आसान हो जाएगा, जबकि यहाँ दोनों ग्रुप ठीक ठाक बड़े हैं तो यहाँ अटैक करना आसान नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई दोनों में पूछ ले तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब 2 पेंटेनोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, 3 पेंटेनोन से। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिंपल कंसेप्ट है उससे तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन इन दो में थोड़ा सा क्या है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और एग्जाम में पूछ लिया है। ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों हाइड्रोजन, इथाइल, ये सब एल्डिहाइड है। अब कीटोन में क्या है, इन दोनों में कंपेरिजन पूछ लिया तो ये आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो ये अगर एग्जाम में रिपीट होता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब देखिए जो भी चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी हो, चाहे अल्कोहल की रिएक्टिविटी हो, या फिर अभी हम एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, या फिर हमने एसिड की स्ट्रेंथ पढ़ ली, तो ये जितनी भी चीज़ें जहाँ भी दोबारा आएंगी वहाँ पर हम दोबारा से पढ़ेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पर मैं आपको वापस से समझा दूंगा या वापस से रिपीट कर दूंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जिससे आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। जब मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाऊंगा वहाँ पर वापस से आपको बता दूंगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चीज़ें क्या होगी, हमारे पास 2-2, 3-3 बार रिपीट होगी, जिससे क्या है कि हमारे रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। और क्वेश्चन भी जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होंगे तो हमको लगेगा कि हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट इसके एप्लीकेशन बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। यहाँ पर हम बात करें SN1 मैकेनिज्म की। अब SN1 मैकेनिज्म का मतलब यूनिमोलिकुलर है, मतलब एक मॉलिक्यूल का हमारा और 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बन रहा है। अब जैसे ही कार्बोकेटायन आपने बनाया तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप किससे समझा सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बन रहा है। तो कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने समझा इंडक्टिव इफेक्ट से, वही इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है एल्किल हैलाइड का वो भी क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी वजह से आ रहा है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन कार्बोकेटायन फॉर्म किस में हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म की वजह से। तो ये ऑर्डर केवल SN1 मैकेनिज्म के लिए है, SN2 के लिए नहीं है। तो ये आपके था इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही एप्लीकेशन लिए जिसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम में आ रहा है। जब हम दूसरे इफेक्ट पढ़ेंगे तो कई जो आपके एग्जाम्पल ऐसे हैं या कई केस ऐसे हैं जहाँ पर आंसर केवल इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं आएगा। वहाँ पर आपको जो बाकी इफेक्ट हैं जैसे रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो भी कंसिडर करने पड़ेंगे। यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर तो मैंने कंसिडर कर लिया, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई आंसर में आपको रेजोनेंस भी काम में लेना है और इंडक्टिव इफेक्ट भी काम में लेना है, तो वहाँ पर वो केस मैंने अभी
नहीं लिए। जब नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोनेंस पढ़ लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लेंगे, तो हम वहाँ पर वो केस भी लेंगे, वो एग्जाम्पल भी लेंगे जिसमें जो समझने के लिए हमको रेजोनेंस काम आ रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन काम आ रहा है। इंडक्टिव फैक्ट भी काम आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर केवल इंडक्टिव फैक्ट से आंसर नहीं आता, इसलिए मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, बेसिक्स मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना आए, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए